एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गाना और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। कोरोना की बड़ी रफ्तार ने सरकार की बढ़ाई चिंता। 2 हफ्ते में 9 गुना बढ़े एक्टिव केस। दिल्ली महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। कोरोना संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों यानी सक्रिय मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2 हफ्ते में ही सक्रिय मामलों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने की 27 तारीख को देश में सक्रिय मामलों की संख्या 81,000 थी, जो अब बढ़कर 7,33,000 से अधिक हो गई है। सक्रिय मामले की यह संख्या 204 दिन में सबसे अधिक है। ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रहा है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 13,648 मामले सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 33,470 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 19,166 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब कोरोना में कुल 65,806 एक्टिव मरीज हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 8,334 नए मामले सामने आए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर अमेठी की सभी विधानसभा कांग्रेस पार्टी से जल्द प्रत्याशी उतारने के दिए संकेत। जनपद अमेठी के तिलौई तहसील के अंतर्गत बहादुरपुर ब्लॉक के सामने बने नैना रिजॉर्ट में प्रेस वार्ता करके अमेठी जिले के सभी विधानसभा से जल्द प्रत्याशी घोषित व उतारने के दिए संकेत। साथ ही साथ पत्रकारों से तहसील में हो रही हर एक समस्या की जानकारी लेते हुए अपनी सरकार आने तक सुधार करने का आश्वासन दिया। साथ ही पार्टी द्वारा घोषणा पत्र की बात प्रेस वार्ता में रखकर अनेक उपलब्धियां गिनाई। किसी को भी टिकट मिलेगा, वो सब लोग एकजुट होकर के एक साथ मिलकर के हर विधानसभा में 5 सीटों पे बढ़िया चुनाव लड़ा जाएगा और 5 सीटें जीतने का काम किया जाएगा। जो भी गलतियां हम लोगों से कहीं पिछले चुनाव में हुई हैं, उससे सीख लेते हुए सभी पूरी टीम जिले से गांधी जी के विचारधारों पे चलने वाली पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलती है। कहीं भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, किसी भी कास्ट का कोई भी हो, सबको एक समान, एक साथ, एक तरह का जो भी उनका विजन होता है वो सबके साथ बराबर का है। कहीं भी किसी तरह का दुर्भाग्यपूर्ण या कुछ भी कह लीजिए आप, उसको कहीं भी एक दूसरे से अलग नहीं बांटने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी हमेशा 60 सालों में जो भी राष्ट्र हित में, देश हित में और सभी अपने साथियों के, जो भी यहाँ की जनता है उनके हित में जो भी हुआ है वो बराबर काम। अगर वो बनाती नहीं तो ये बेच भी नहीं पाते। ऐसा कोई संस्थान नहीं है कि भाजपा ने बनाया और वो भाजपा बेच रही है। जितने भी संस्थान बेचे जा रहे हैं वो कांग्रेस के बनाए हुए ही संस्थान बेचे जा रहे हैं। हम लोग काम करेंगे, वो केवल एक कांग्रेस पार्टी के लिए तो है नहीं, सभी पार्टियों के लिए है। 5-5 के ग्रुप बना करके हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। रैलियां बंद हैं, किसी भी तरह की जनसभा बंद है। 5 लोगों का उन्होंने दिया है कि 5 लोग आप मिलकर के अपनी बात कह सकते हैं, डोर टू डोर संपर्क कर सकते हैं। तो कांग्रेस की जो टीम है वो ब्लॉक स्तर से लेकर न्याय पंचायत स्तर और ग्राम सभा स्तर पर हमारी टीमें हैं। पूरे प्रदेश में हम लोग अपनी टीम के साथ हर ग्राम सभा पे, हर बूथ पे हमारे 5 आदमी जा करके डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। कहीं आचार संहिता से आप लोग संतुष्ट हैं? भाई संतुष्ट जो आचार संहिता है वो सबके लिए, कोई उसमें हमारे अलग
कोई कांग्रेस के लिए अलग से तो कोई बिल्कुल है संतुष्ट। अखिलेश यादव ने इसको मुद्दा बनाया है, सफाई इसका मुद्दा बना रही है, तो क्या कांग्रेस कहीं इसका विरोध? देखिए, विरोध हमारा कोई नहीं है। जिस तरह से जो चुनाव आचार संहिता लगी, जो भी उनके दिशा निर्देश हैं, उसी दिशा निर्देश पर सारी पार्टियों को काम करना है। सारी पार्टी उसी तरह से काम करेगी। जो काम नहीं करेगी उसका दायित्व अब आपके ऊपर है। अगर कोई गलत कर रहा तो उसको आप बताइए, क्षेत्र की जनता जाने, प्रशासन जाने, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जित लोगों पे है उतना दायित्व आप लोगों पे भी है। पहले दिन लगाई गई करीब 10 लाख प्रिकॉशन डोज। पीएम मोदी ने की यह अपील। जानिए कितने लोगों को लगनी है कोरोना की तीसरी डोज। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और गंभीर लोगों से ग्रस्त 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सोमवार से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जाने लगी है। कोविन पोर्टल के रात 12 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन करीब 10 लाख डोज लगाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पात्र लोगों से कोविड-19 रोधी वैक्सीन की एहतियाती खुराक लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत ने प्रिकॉशन डोज देनी शुरू कर दी है। आज टीका लगवाने वालों को बधाई। मैं सभी पात्र लोगों से टीका लगवाने का आग्रह करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय में से एक है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश भर में कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाए जाने का अभियान शुरू हो चुका है। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के साथ 60 साल से अधिक उम्र के बीमारियों से ग्रस्त नागरिकों को डॉक्टर की सलाह पर एहतियाती खुराक दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के हर वर्ग के नागरिकों को कोरोना से सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों के लिए दिया संदेश। नमस्कार। त्रिस्तरीय पंचायत की महत्वपूर्ण धुरी है ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायत भारत के विकास की धुरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को सदैव प्रमुखता से लेते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों का और स्थानीय निकायों का बेहतरीन उपयोग किया था निगरानी समिति के माध्यम से। निगरानी समिति एक महत्वपूर्ण धुरी है कोरोना प्रबंधन की, और उत्तर प्रदेश अगर कोरोना प्रबंधन में अपना बेहतरीन प्रबंधन के लिए देश और दुनिया में सराहना अर्जित किया तो उसके पीछे निगरानी समितियों की बड़ी भूमिका है। मेरी सभी ग्राम प्रधानों से अपील है कि वे अपनी ग्राम पंचायत में निगरानी समिति के अध्यक्ष होने के नाते वे ये सुनिश्चित करें एक हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन अवश्य मिल जाए। जिन्होंने पहली डोज नहीं ली उन्हें पहली डोज जरूर दे दें। जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है उन्हें दूसरी डोज जरूर दिला दें। बुजुर्गों के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, हेल्थ वर्कर के लिए एक बूस्टर डोज भी है। वे लोग भी अपनी बूस्टर डोज जरूर ले लें। अपनी ग्राम पंचायत में हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधानगण इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लें। दूसरी मेरी अपील होगी 15 से 18 वर्ष के बीच के युवाओं के लिए। हमारा युवा हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, भरपूर प्रतिभा से संपन्न है। फ्री वैक्सीन सबको वैक्सीन, ये सभी को प्राप्त हो रहा है। और मेरी आप सभी ग्राम प्रधानों से भी अपील होगी कि 15 से 18 वर्ष के हर एक जरूरतमंद को यह वैक्सीन, उन सभी युवाओं को भी उपलब्ध करवा दें। अगले एक सप्ताह के अंदर इन सबको ये वैक्सीन दिलवा दें। आप सब अपने गांव को कोविड मुक्त करने के लिए 100% अनुमन्य पात्रता की श्रेणी में आने वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। मैं एक बार फिर से आप सबसे अपील करूंगा कि कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में वैक्सीन की बड़ी भूमिका है। आप अगर अपनी ग्राम पंचायत को इस जिम्मेदारी के साथ जोड़ पाएंगे तो आपकी ग्राम पंचायत कोविड मुक्त, कोरोना मुक्त होगी। और समय के साथ फिर सरकार आपकी ग्राम पंचायत के बारे में विशेष कार्य योजना भी तैयार करेगी। आप सबके इस पूरे अभियान के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। अमेठी के जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आयोग के निर्देशों का सख्ती से करना होगा पालन।
अमेठी में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने जनपद के सभी प्रिंटिंग प्रेस का आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार सख्त निर्देश जारी कर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि धारा 127 क में निहित प्राविधानों के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा निर्वाचन से संबंधित मुद्रित सभी सामग्रियों पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा धारा 127 का वर्ग 2 के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के 3 दिन के अंदर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की 3 प्रतियों निर्वाचन कार्यालय को भेजनी होगी तथा इस संबंध में प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी भरा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिंटिंग प्रेसों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के उपबंधनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा 2 व्यक्ति जो उनके व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रित को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए। इस भाग के प्रयोजनार्थ हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा। अब उत्तर प्रदेश चुनाव में मुलायम सिंह यादव के आने के बाद क्या बदलेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति? करने पर आपको सुविधा देंगे जो जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत ही हिम्मत के साथ गंभीरता के साथ विचार करो कि आपके देश की जो समस्या है वो आपके लिए उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो हमारे देश समाज का उत्थान होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारा किसान को भी लाभ होगा, नौजवानों को रोजगार नौकरी मिलेगी। ये सब है। जब आपने देखा पहले भी जब सरकार आई जो मैंने वादा किया था पूरा किया, महिलाओं को जो वादा किया था पूरा किया, नौजवानों को वादा किया था पूरा किया और सरकार को जो किया था पूरा किया। जो सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाटो भी खतरनाक है। लाटोपी से परेशान हो गए, याद रखना, लाटोपी से परेशान हो गए, इसलिए आपके बहुत। सीएम जगन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में लगाया नाइट कर्फ्यू, कई चीजों पर लगाई पाबंदियां। देश में एक बार फिर से कोरोना का भारी प्रकोप जारी है। इस बीच केंद्र व राज्य सरकार की ओर से तमाम तरह की पाबंदियां लागू की जा रही हैं। वहीं अब आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। इसके चलते रात 11 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। राज्य में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की ओर से आयोजित समीक्षा बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में थिएटर, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल 50% या एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था के साथ काम करेंगे। इसके साथ ही राज्य में सभी तरीके के सार्वजनिक समारोह पर भी प्रतिबंध लागू किए गए हैं। खुले स्थान पर आयोजित समारोह में 200 लोग और हॉल में आयोजित समारोह में सिर्फ 100 लोगों को भाग लेने की अनुमति रहेगी। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। दूसरी ओर राज्य के सभी धार्मिक स्थानों पर कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पालन करने का अनिवार्य रहेगा। धार्मिक स्थानों के परिसर के अंदर मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। अब आगरा में विधानसभा चुनाव में इंटरनेट पर भी रखेगी पुलिस नजर, 3 स्तर पर बनाई गई टीम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटरों तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस बार इंटरनेट मीडिया माध्यम का इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ ने इसकी शुरुआत कर दी तो कुछ इन माध्यमों पर तैयारी कर रहे हैं।
इसको देखते हुए पुलिस ने भी 3 स्तरीय और निगरानी की योजना बनाई है। इंटरनेट मीडिया पर भी आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। शहर और देहात में लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है और इंटरनेट भी है। हर आयु वर्ग के लोग इंटरनेट मीडिया माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। इसको देखते हुए सभी दल इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हैं। इसके साथ ही चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे नेता भी अपना प्रचार भी इसी माध्यम से कर रहे हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के बाद इंटरनेट मीडिया का अधिक इस्तेमाल होने की संभावना और बढ़ गई है। इसको देखते हुए पुलिस भी अपनी तैयारी कर रही है। जिला, रेस और जोन स्तर पर साइबर सेल इसकी निगरानी करेगी। इंटरनेट मीडिया पर अपलोड होने वाले कंटेंट को देखा जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत अन्य मीडिया माध्यमों पर पुलिस की टीम नजर रखेगी। यदि किसी इंटरनेट मीडिया माध्यम पर पोस्ट करके कोई वोटरों को रुपए या अन्य प्रलोभन देता है तो आचार संहिता उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। इंटरनेट मीडिया पर आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में वर्चुअल सभा के दौरान आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा और कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। 21 साल पहले जितने बदहाल अस्पताल होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। पलायन जिस गति से 21 साल पहले चलता था उससे ज्यादा अब चल रहा है। इतना जरूर हुआ कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता माला माल होते चले गए। उत्तराखंड में 5 साल कांग्रेस ने लूटा, 5 साल फिर बीजेपी ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा। जनता को गुस्सा आया, जनता सरकार बदलती थी, दूसरी सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी की सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी भी यही करती थी। तो लगातार लूट का यह सिलसिला चल रहा है 21 साल से। इस सिलसिले को लूट के इस सिलसिले को रोकने के चुनाव है। हमने जिनको सत्ता की चाबी दी उन्होंने आपस में सेटिंग कर ली कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल कांग्रेस लूटेगी, 5 साल बीजेपी लूटेगी, 5 साल कांग्रेस लूटेगी। इस लूट की म्यूजिकल चेयर को बंद करने का चुनाव है। यह सिर्फ आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति या झाड़ू पे बटन दबाने का चुनाव नहीं है, बल्कि इस बात का चुनाव है कि उत्तराखंड के युवाओं के सपने अब सच होंगे या 21 साल पहले जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा था और 21 साल से जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा है उस तरह से ही उसको छोड़ना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, अगर 21 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने अगर सोचा होता, अगर कुछ किया होता 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने, तो आज पहाड़ पे बसने वाली महिलाएं प्रसव पीड़ा में दम नहीं तोड़ती। अगर 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी वालों ने कुछ किया होता तो आज उत्तराखंड के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए अच्छे अस्पताल मुहैया हो गए होते। अगर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने 21 साल में कुछ किया होता तो आज उत्तराखंड के स्कूल इतने शानदार होते कि उत्तराखंड के किसी आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तराखंड से बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि पूरे देश में लोग इस बात के लिए लालायित रहते, इस बात के लिए जान लुटा रहे होते कि हम अपने बच्चों को कैसे उत्तराखंड में पढ़ाएं। इतने बढ़िया वातावरण में, इतने बढ़िया पर्यावरण के बीच अच्छी शिक्षा, देश के कोने कोने से लोग वहां पढ़ाने आ रहे होते, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर इन्होंने आज कुछ किया होता कांग्रेस और बीजेपी ने पिछले 21 साल में, तो उत्तराखंड से इतना पलायन नहीं हुआ होता जितना पिछले 21 साल में हुआ। 21 साल पहले तो हम कह सकते हैं कि साहब लखनऊ बहुत दूर था, पॉलिसी नहीं बन पाती थी, पॉलिसी गांव तक नहीं आ पाती थी, पहाड़ तक नहीं आ पाती थी। लेकिन जब तो पहाड़ की सरकार आ गई, उत्तराखंड की सरकार आ गई, पहाड़ी राज्य की अपनी सरकार आ गई, उत्तराखंड के लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार आ गई, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पलायन होता रहा, बल्कि पलायन उससे ज्यादा हुआ। रोजगार नहीं मिला लोगों को, बिजली, उत्तराखंड राज्य जहां बिजली बनती है, जितने संसाधन है, वहां लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल सकती क्या? अगर दिल्ली के 2/3 लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है तो उत्तराखंड के लोगों को क्यों नहीं मिल सकती? 21 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल और केवल नेताओं ने अपने बैंक अकाउंट भरे, उन्होंने अपने घर भरे और पार्टियों के चंदे भरे, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बैंक अकाउंट उठा के देख लीजिए, उनके बैंक बैलेंस उठा के देख लीजिए, इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। कांग्रेस के नेताओं के पास भी और बीजेपी के नेताओं के पास भी इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया? 21 साल में इन्होंने उत्तराखंड को लूट लूट के अपना घर भर लिया है। मैं आज आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी और उत्तराखंड के वोटर्स को भी,
कि अब उत्तराखंड को बदलने का समय आ गया है, उत्तराखंड को फिर से खड़ा करने का समय आ गया है। 14 फरवरी का दिन झाड़ू पे बटन दबा के आप उत्तराखंड की सिर्फ राजनीति को नहीं बदल रहे होंगे, उत्तराखंड को बदल रहे होंगे। आज उत्तराखंड को एक नया विकल्प मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के पास के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी को, मतलब कांग्रेस को हटाओ तो बीजेपी, बीजेपी को हटाओ तो कांग्रेस, कांग्रेस को हटाओ फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, ये विकल्प था। आज आम आदमी पार्टी आ गई है, अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं, जिन्होंने दिल्ली में इतना करके दिखाया है। आज वो विकल्प हैं। तो आज आप सोचिए, वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा कि उत्तराखंड में 2-3% बच्चों को तो शानदार एजुकेशन मिलती है और 97% बच्चों को बिल्कुल काम चलाऊ एजुकेशन मिलती है, मिलती नहीं है। 97%, 98% उत्तराखंड के बच्चे 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में कंप्यूटर का C नहीं लिखना जानते हैं और 3% बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिल रही है जो बैठ के कंप्यूटर चला रहे होते हैं और कोडिंग कर रहे होते हैं। इसको कौन दूर करेगा? अगर उत्तराखंड की सरकार दूर नहीं करेगी तो क्या? अगर 100% बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए तो कौन दिलवाएगा? अगर उत्तराखंड में बीमार होने वाले हर व्यक्ति को अच्छा इलाज चाहिए तो कौन दिलवाएगा? अगर पहाड़ में रहने वाली कोई बेटी, हमारी कोई बहन गर्भवती होती है तो वहीं पे उसको कौन इलाज दिलवाएगा? उसको प्रसव पीड़ा में दम ना तोड़ना पड़े। सरकार करवाएगी। लेकिन कौन सी सरकार करवाएगी? कांग्रेस की करवाएगी? नहीं करवा सकती, हमने उसको वोट देके देख लिया। बीजेपी की करवाएगी? नहीं करवा सकती, हमने उसको वोट देके देख लिया। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार ये करवा सकती है। तो 14 फरवरी को इस चीज के लिए इस्तेमाल करें कि हम उत्तराखंड की कौन कौन सी सुविधाओं के लिए वोट देंगे। बीजेपी और कांग्रेस कुछ नहीं दे सकती। अगर उत्तराखंड में अच्छे स्कूल चाहिए, अगर उत्तराखंड में अच्छे अस्पताल चाहिए, पलायन रोकना है, युवाओं को रोजगार देना है, उत्तराखंड के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए उत्तराखंड की तरक्की का नया रास्ता खोलना है, उत्तराखंड की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है और इतना आगे बढ़ाना है कि उत्तराखंड देश की इकोनॉमी में योगदान दे सके, ना कि देश से योगदान ले। पूरा देश को उस पर गर्व हो सके कि हमारा उत्तराखंड हमको योगदान दे रहा है। तो ऐसे उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए एक अवसर आया है 14 फरवरी का। दिल्ली में बड़ी ठंड, इन 4 राज्यों में भारी बारिश के आसार। लेह में न्यूनतम तापमान -11 डिग्री। बीते दिनों राजस्थान, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने भी पारा का न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं देश में सबसे कम तापमान लेह में दर्ज किया गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के पूर्वी हिस्से, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और बिहार में आज यानी मंगलवार जमकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने झारखंड, बंगाल और बिहार में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक के लिए इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही ओडिशा में 11 और 12 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आज छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में ओलावृष्टि की संभावना है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।